तो चलिए स्टूडेंट्स लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। बेटा आपने प्रीवियस लेक्चर तक सीखा था अभी तक एज ए लिमिट ऑफ सम, है ना, एज ए लिमिट ऑफ सम रिलेटेड टू दिस चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। बेटे ऑल्दो ये पर्टिकुलर टॉपिक एनसीईआरटी में चैप्टर 7 में दिया हुआ है, लेकिन हमने ये एज ए लिमिट ऑफ सम चैप्टर 8 में सीखा अभी तक जो हमने लेक्चर्स देखे प्रीवियस तक। ठीक है, अब हम बात करते हैं सर एज ए लिमिट ऑफ सम में हमने किसी भी कर्व का एरिया निकालना सीखा, किसी भी कर्व का एरिया अंडर द कर्व, है ना, जिसको हम एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स जो चैप्टर का नाम है वो भी बोलते हैं। तो सर अगर मान लो मेरे पास कोई भी कर्व है तो मैं यहां से लेके यहां तक इसके नीचे का एरिया निकाल सकता हूं विद द हेल्प ऑफ दिस मेथडोलॉजी एज ए लिमिट ऑफ सम। एक वे है एज ए लिमिट ऑफ सम जो इसको एरिया किसी भी कर्व के नीचे का निकाल सकता है। ठीक है, तो इस बात का मतलब ये हुआ कि सर एज ए लिमिट ऑफ सम इज नथिंग बट अ फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रल्स। ये बात भी समझ में आनी चाहिए सर, ये तो फर्स्ट प्रिंसिपल हो गया, मतलब किसी भी कर्व का एरिया निकलवा सकता है। तो ठीक है, दूसरी बात सर फर्स्ट प्रिंसिपल हमने एक जगह पर और पढ़ा था, याद कराता हूं आपको, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन हमने पढ़ा हुआ है, जिससे हमने सारे रूल डेराइव किए थे, शॉर्टकट्स बनाए थे। कौन सा रूल होता था सर? लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां पर हम लिखते थे डेरिवेटिव f डैश x f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h। सर इस पर्टिकुलर रूल से, ये 11th में भी पढ़ा आपने और 12th में भी पढ़ा है, इस रूल से हमने सारे डेरिवेटिव डेराइव किए। डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू द पावर n क्या होता है? nx n माइनस 1, या डेरिवेटिव ऑफ एनी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये कहां से आए सर? cos x। सर ये सब इसी से रूल डेराइव किए थे हमने, याद करने की कोशिश करें तो सर ये भी नाम कुछ ना कुछ इसी तरह का है। हाँ बिल्कुल, ये फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रल्स है और ये फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन था, जिस रूल का यूज करके हमने कुछ शॉर्टकट्स बनाने स्टार्ट किए और इन शॉर्टकट्स को अब हम प्रैक्टिकल लाइफ में यूज करते हैं। क्योंकि आप खुद समझें, जिस तरह के क्वेश्चन 11th में थे उनको तो आप फर्स्ट प्रिंसिपल से शायद कर सकते हैं, लेकिन जिस तरह के क्वेश्चन डिफरेंशिएशन में या फिर एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन में आपने किए, अगर बेटा ये शॉर्टकट ना लगाएं आप और अगर आपने मेथड लगाया ना तो क्वेश्चन इतना लेंदी हो जाएगा कि एक एक क्वेश्चन डबल मार्क्स का बनेगा। अगर वो 6 का है तो 12 का हो जाएगा अपने आप ही, क्योंकि यही अपने आप में एक सॉल्व करने वाली बात है। तो सर ये प्रैक्टिकली तरीका ठीक नहीं है ना। जब मैं जानता हूं कि इसका रूल बन चुका है तो मैं इस पर टाइम क्यों खराब करूं। हाँ अलग बात है कि मुझे पता नहीं है, तो हमें पता होना चाहिए कि ये जो रूल डेराइव किए गए थे वो यहां से किए गए थे। तो सेम वे फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रल्स का जो हमने लास्ट लेक्चर में किया एज ए लिमिट ऑफ सम, छोटे से छोटा इंटीग्रेशन निकालने के लिए हमने बहुत समय लगाया, एक एक क्वेश्चन को करने में बहुत समय लगाया। तो उसको करने का भी एक और मेथड है जिसको हम शॉर्टकट बोलते हैं। शॉर्टकट लगाएंगे अब हम, है ना, यानी कि किसी भी कर्व का एरिया निकालने के लिए रादर देन यूजिंग एज ए लिमिट ऑफ सम वी वुड यूज शॉर्टकट मेथड। ठीक है, शॉर्टकट्स यूज करेंगे, बेसिकली कोई नाम नहीं है, जैसे ये शॉर्टकट है वैसे ही ये भी शॉर्टकट है। क्लियर है बात आप लोगों को? तो अब बात समझने की कोशिश कीजिएगा। आपका जो क्वेश्चन आएगा वो कैसा होगा? सर मुझे एक इक्वेशन देगा, मुझे कोई भी इक्वेशन दे सकता है, वेदर सर्कल, वेदर पैराबोला, वेदर एलिप्स, वेदर एक स्ट्रेट लाइन। ठीक है, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी हो सकती है। तो उस इक्वेशन से आप एक डायग्राम, है ना, डायग्राम या फिर ग्राफ आपने ड्रॉ करना है। ठीक है, ये बात समझ आ रही है? इक्वेशन देगा आपको, इक्वेशन देने के बाद आपको उसका डायग्राम या ग्राफ पेपर पर आपको वो ड्रॉ करना है। उसके बाद आप इसका एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन, एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन। बाउंडेड रीजन क्या होगा सर? दैट ऑल डिपेंड्स अपॉन क्वेश्चन टू क्वेश्चन, क्वेश्चन ने किस तरह का रीजन बाउंड करवाया है। क्लियर है? तो देखिए आपको इक्वेशन, ये बात गिवन होगी, हमें टू डू में क्या है, ये हमें करना है और फिर हमारे को ये भी करना होगा। क्लियर है? अब सर इसको करने के बेटा फिर से 2 मेथड है। नंबर 1 सर एज ए लिमिट ऑफ सम, एज ए लिमिट ऑफ सम, या सेकेंड मेथड क्या है सर? शॉर्टकट बना लो, फिर से शॉर्टकट्स बना लो जैसे हमने यहां बनाए थे कि सर मैं डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स या तो मैं यहां से सॉल्व कर लूं एज ए लिमिट ऑफ सम, या फिर मैं इसके शॉर्टकट याद कर लूं। मैंने इसको यानी डेराइव करने के बाद मैंने इसको लर्न ही कर लिया, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स। तो उसी तरह से एज ए लिमिट ऑफ सम से आप एरिया अंडर द कर्व निकाल सकते हैं, एक बात, या फिर शॉर्टकट्स
और जो ये पर्टिकुलर चैप्टर है बेटा, ये 6 मार्क्स का पेपर में आता है। अगर मैं एज ए लिमिट ऑफ सम को देखूं तो वो भी 6 मार्क्स का आता है, और ये भी 6 मार्क्स का, ये भी 6 मार्क्स का क्वेश्चन, ये तो 100% आता है। इसकी प्रोबेबिलिटी भी हाई रहती है। एज ए लिमिट ऑफ सम का अगर क्वेश्चन आएगा तो वो भी 6 मार्क्स का ही क्वेश्चन होगा, 6 या 4 मार्क्स का, इससे कम का कभी भी नहीं होगा। लेकिन अगर शॉर्टकट वाला, यानी कि जो पर्टिकुलर चैप्टर है एज पर एनसीईआरटी, ये चैप्टर का एक ही क्वेश्चन पेपर में आता है, हर साल आता है 6 मार्क्स का, तो याद रखना। और चैप्टर बहुत आसान है, ठीक है, क्लियर है। अब है ना, बिफोर मूव टू द इक्वेशंस एंड बिफोर मूव टू द ग्राफ्स, हमें ना कुछ चीजें रिवाइज कर लेते हैं जो हमने क्लास 11th में पढ़ी हुई है। ठीक है, नंबर 1 स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन है ना, चैप्टर 10 होता था आपकी क्लास 11th का एनसीईआरटी से, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, स्ट्रेट लाइन की एक जनरल इक्वेशन हमने पढ़ी थी। जनरल इक्वेशन किस फॉर्म में होती है? ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, वेयर स्लोप क्या होता है बेटा? -a अपॉन में b, है ना। हमारे को मेनली स्लोप पर काम करना सीखना है, क्लियर है बात। अब सर एक और फॉर्म होती है जिससे मैं स्लोप निकाल सकता हूं, मैं उसको ऐसे भी लिख सकता हूं, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। इस फॉर्म को हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बोलते थे। आप याद करने की कोशिश करें, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। और ये चैप्टर हम, या इन इक्वेशंस के बारे में हमने एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन में पढ़ा था, टेंजेंट्स नॉर्मल्स के टाइम पर। लाइन की इक्वेशन तो यही होती है, ये मेरा स्लोप होता है, ये y इंटरसेप्ट। सेम वे y इंटरसेप्ट क्या होगा? c बाय। क्लियर है। चलिए आगे बात करते हैं कि सर यहां पर 2-3 प्रोबेबिलिटीज हो सकती हैं। क्या अगर मेरा स्लोप 0 आ जाता था तो मैं क्या बोलता था? स्लोप जो लाइन होगी, अगर स्लोप 0 है, m कौन है? स्लोप है। यहां पर मैं m को लिख देता हूं एक बार, ये स्लोप की बात कर रहा हूं, है ना। m अगर मेरा 0 है तो जो लाइन होती थी, या तो वो पैरेलल होगी किसके? पैरेलल टू x एक्सिस, पैरेलल टू x एक्सिस। अगर किसी भी लाइन का स्लोप 0 आ गया तो लाइन जो पैरेलल होगी एक्सिस के, या इटसेल्फ x एक्सिस। ये बात हमने पढ़ी हुई है क्लास 11th में। अगर मेरा स्लोप इंफिनिटी आ गया तो लाइन पैरेलल टू y एक्सिस या इटसेल्फ y एक्सिस, ये बात भी हमने पढ़ी थी बेटा। अगर स्लोप मेरा पॉजिटिव है तो जो लाइन जाएगी ना, लाइन या तो आप ये कह सकते हैं पॉजिटिव x एक्सिस की तरफ टिल्ट होगी, या फिर आप क्या कह सकते हैं, लाइन पास करेगी पक्का से, पास फ्रॉम फर्स्ट टू फोर्थ क्वाड्रेंट। ये बात तो पक्का है सर, है ना। ये बात भी आपने पढ़ी थी। जैसे ये है मेरे पास एक, तो अगर लाइन जो होगी पॉजिटिव स्लोप वाली, या तो सर वो ये होगी, या ये होगी, या ये होगी। तो देखो दोनों तीनों लाइनें फर्स्ट क्वाड्रेंट से स्टार्ट होके थर्ड पर ही आ रही है। थर्ड लिखना है बेटा यहां, फोर्थ नहीं, थर्ड, फर्स्ट टू थर्ड। ठीक है, थर्ड। अगर स्लोप ही मेरा नेगेटिव होता है तो लाइन कहां से पास करती है सर? सेकंड टू फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है। अगर एक बात और, एक स्पेशल केस होता था y इज इक्वल टू mx, तो इस बात का मतलब ये है कि जो लाइन है ना, जो लाइन है पास कर रही है ओरिजिन से। लाइन कहां से पास करेगी? ओरिजिन से पास करेगी। अब वो सर पास कैसे कर सकती है? देखो, या तो वो इस तरह से जाएगी ओरिजिन से, या इस तरह जाएगी। वो डिपेंड करता है कि स्लोप क्या है। स्लोप अगर पॉजिटिव है तो वो ऐसे जाएगी, लेकिन स्लोप अगर नेगेटिव है तो वो ऐसे जाएगी। अगर यहां पर y इंटरसेप्ट नहीं है तो लाइन पास करेगी ओरिजिन से ऐसे या फिर ऐसे। क्लियर है बात? ठीक है। अच्छा, दूसरी बात हमने पढ़ी हुई है बेटा, क्या? चलो उसको हम ऐसे ले लेते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस फॉर्म्स अ कर्व ऑलवेज, ऑलवेज एक कर्व बनाती है ना। ऑल्दो सर स्ट्रेट लाइन इज ऑल्सो स्पेशल केस ऑफ कर्व, है ना। जब सारे पॉइंट एक ही लीनियर लग जाते हैं तो वो भी, वैसे स्ट्रेट लाइन इज ऑल्सो ए कर्व। जब सारे के सारे डॉट्स, सारे के सारे पॉइंट्स लीनियर हो जाएं तो वो लाइन, वो कर्व लीनियर होती है, एक लाइन बन के आती है ना। स्पेशल केस, लाइन इज द स्पेशल केस ऑफ एनी कर्व। ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म्स अ कर्व ऑलवेज। तो सर इसमें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, बहुत तरह की है। जैसे फर्स्ट पैराबोला, फर्स्ट क्या लेते हैं हम? पैराबोला। पैराबोला जो होता है उसमें क्या होता है सर? उसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, और आप क्या लिख सकते हैं, ए एक्स प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी इक्वल टू 0, ये होती है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। ओनली वन वेरिएबल इज हैविंग पावर 2, केवल एक वेरिएबल पर ही पावर 2 आएंगी। देखो सर, यहां पर भी वेरिएबल है और यहां भी, लेकिन किसी भी एक वेरिएबल पर पावर कितनी आती है, 2 आती है, तो हम उस फॉर्म को क्या बोलते हैं, पैराबोला। पैराबोलिक शेप बहुत सारी मैंने आपने पढ़ी होंगी 11th क्लास के अंदर, जैसे कि आपका प्रोजेक्टर होता है ना, स्कूल्स, यानी स्कूल्स में तो नहीं, आपको वेडिंग सेरेमनीज में काफी दिखता है, या किसी भी रिसेप्शन पर। ठीक है, जो आपके घर में कढ़ाई है वो भी एक क्या है, पैराबोलिक फॉर्म है। अच्छा, आप और बात करें, डिश होता है जो आपकी टाटा स्काई या फिर एयरटेल की लगी होती है, वो भी एक पैराबोलिक फॉर्म है। क्लियर है बात? ठीक है, तो इसके भी कुछ स्पेशल केस थे। इसमें ना 4 तरह के पैराबोला बनते हैं। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, या वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax, या एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, और एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay। क्लियर है? अब देखिए ध्यान से, जहां पर पावर 1 है ना, वो डिसाइड करता है कि पैराबोला किसके अलोंग बनना है। यहां पर x है, देखो यहां पर पावर, इसकी वेरिएबल की पावर क्या है, 2, और इस वेरिएबल की पावर 1, तो x डिसाइड करेगा कि पैराबोला कहां बनना है। तो आप देखिए, ये कहता है x एक्सिस पर, और सर ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव x एक्सिस के अलोंग पैराबोला बनेगा। मतलब ये जो पैराबोला होगा, राइट वर्ड पैराबोला होगा। इसको बोलते क्या है, राइट वर्ड पैराबोला। सेम वे सर, ये नेगेटिव है लेकिन एक्स एक्सिस पर नेगेटिव है, तो वो इस तरफ बनेगा, तो ये इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, लेफ्ट वर्ड पैराबोला। और ये क्या है सर, देखिए वाई एक्सिस पर, और ये पॉजिटिव वाई एक्सिस, मतलब ये ऊपर की तरफ बनेगा, और ये कौन सा पैराबोला का, अपवर्ड पैराबोला। और ये सर देखिए वाई एक्सिस पर बनेगा लेकिन नेगेटिव है, तो हम इसको नीचे की तरफ बनाएंगे, नीचे की तरफ, और ये कौन सा पैराबोला होगा, डाउनवर्ड पैराबोला। तो सर क्या सभी पैराबोला ओरिजिन से ही पास करेंगे? हाँ बेटे, आपके कोर्स में ज्यादातर क्वेश्चन ओरिजिन से पास के हैं, लेकिन एक्सेप्शंस आर देयर, और वो पूछे भी गए हैं, बहुत बार पूछे गए हैं। उनको ड्यूरिंग द टाइम ऑफ क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे। यहां पर मेरा ये पर्पज है बताने का, सर ये फिर क्यों बता रहे हो, मैं चाहता हूं कि ये सब बातें ना मैं क्वेश्चंस में डिस्कस करूंगा, लेकिन मैं नहीं चाहता मैं 11th के टॉपिक पर बहुत ज्यादा समय खराब करूं। मेनली हमें सीखना क्या है, एरिया निकालना। हमें क्या करना है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स में एरिया निकालना है कर्व के नीचे का। तो कर्व कोई भी हो सकती है, ये भी दे सकता है, पैराबोलिक भी हो सकती है। अगर पैराबोला ही नहीं पता तो फिर पहले तो पैराबोला सीखना पड़ेगा, फिर हमें क्या सीखना पड़ेगा, उसका एरिया। तो मैं आपको वो चीजें रिवाइज करा रहा हूं जो 11th में हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने पैराबोला सीख लिया है। अब मैं इसी को रब कर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नेक्स्ट टाइप सर्कल पर बात करते हैं। लिख लें। चलिए स्टूडेंट्स, बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, टाइप बी सर्कल्स, है ना। ये भी हमने पढ़ा हुआ है सर, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म हमने पढ़ी हुई है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती थी इसकी सर, x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, वेयर h कॉमा k आर द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड r इज द रेडियस, किसका, वो भी सर्कल का। ठीक है, एक बात हो रहा है, इसकी इक्वेशन एक और होती थी, और मैं यही लिख देता हूं, के एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी। देखिए ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज है कि कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर आर ऑलवेज सेम या इक्वल। हमेशा जब तक ये दोनों सेम होंगे, के देखो इधर भी के लिया है हमने, क्लियर है। अगर मेरे पास कोई इक्वेशन है 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर इक्वल टू 3 या 2 या 1, सी कुछ भी हो सकता है ना सर, 2 ले लो, चलो अलग कर देते हैं, तो ये एक सर्कल की इक्वेशन है। आगे की बात हम क्वेश्चंस में डिस्कस करेंगे, क्लियर है बात। चलिए अब बात करते हैं सी पार्ट, जो इसको हम इलिप्स बोलते हैं, इलिप्स, है ना। इलिप्स क्या होती है सर, उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म उसकी 2 होती हैं। देखिए कौन कौन सी, एक तो होती है हॉरिजॉन्टल इलिप्स, और एक कौन सा इलिप्स होता है सर, वर्टिकल इलिप्स मतलब खड़ा इलिप्स, राइट। तो हॉरिजॉन्टल जो इलिप्स होता है वो अलोंग द एक्स एक्सिस बनता है, ठीक है, और जो वर्टिकल इलिप्स होता है वो अलोंग दी वाई एक्सिस बनता है। क्लियर है बात। तो सर इसकी जो इक्वेशन है, स्टैंडर्ड फॉर्म है, वो क्या थी, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1, और इसकी क्या थी एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1। बेटा इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है कि ए शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन बी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, इसी में बच्चों को कंफ्यूजन रहता है। जो भी ए, अगर यहां पर ए है, बात समझिएगा, ए हमेशा बी से बड़ा होना चाहिए, और जिसके नीचे ए है उसी के अलोंग एक्स आपका क्या बनेगा, इलिप्स बनेगा। देखिए मैंने क्या कहा, ए हमेशा बड़ा होना चाहिए बी से, यहां पर ए है ना, इधर ए एक्स के नीचे, इधर ए वाई के नीचे, तो जिसके नीचे ए आ गया उसी के अलोंग आपका इलिप्स बनेगा। देखो इसके नीचे ए आया तो उसी के अलोंग आपका इलिप्स बनेगा। क्लियर है बात? अच्छा सर इसको एक फॉर्म से और जानते हैं, जैसे हम सर्कल को जानते हैं, और हम इसको लिख सकते हैं क्या, आप ऐसे लिख सकते हैं इसको एम एक्स स्क्वायर प्लस एन वाई स्क्वायर इक्वल टू सी। सेम वे इसको भी आप लिख सकते हैं, दोनों के बारे में यही बात है, एम एक्स स्क्वायर प्लस एन वाई स्क्वायर इक्वल टू सी, ये सेम रहेगा। क्लियर है बात? क्योंकि यहां पर मैं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ले रहा हूं तो मेरे को समझाना मुश्किल है कि ये दोनों अलग क्यों है, क्यों नहीं है सर, जबकि ऊपर वाले अलग है। आप एक बार के लिए यही मान के चलें कि ये दोनों सेम है, जब हम क्वेश्चन पर आएंगे तो बिल्कुल समझेंगे। तो मैं अभी के लिए मैं इन दोनों की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है और करके मैं यहां पर लिख रहा हूं, और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एम एक्स स्क्वायर प्लस एन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी। चेक करें आप, ठीक है, ये बात आप याद रखेंगे। तो इस बात का मतलब ये है, इस बात का मतलब ये है, अगर कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर आर डिफरेंट, अगर वो डिफरेंट हो गए, इस तरह की इक्वेशन मेरे पास आ गई और ये दोनों अलग हैं, तो वो तो इलिप्स है। अलग बात है वो हॉरिजॉन्टल होगा या वर्टिकल होगा, उसका डिसीजन बाद में होगा, लेकिन वो इलिप्स है। लेकिन अगर ये दोनों सेम हो गए, अगर ये दोनों सेम हो गए मतलब ये हो गए, तो वो सर्कल है। अगर यही अलग हो गए तो वो इलिप्स है। क्लियर है बात? आपने याद रखनी है, यही मेन चीज थी। एक लास्ट है, हालांकि आपके कोर्स में एक भी क्वेश्चन नहीं दिया होगा उससे रिलेटेड, हाइपरबोला। बस आप याद रखें हाइपरबोला क्या होता है। हाइपरबोला की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ना, उसमें कोई खास दिक्कत नहीं है, सिर्फ इसके बीच में माइनस लग जाता है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये जो इक्वेशन है ये कौन सा हाइपरबोला है सर? देखिए हाइपरबोला इस तरह से बनाते थे आप लोग क्लास 11th में, याद आ रहा है? तो इस पर्टिकुलर फॉर्म को हम हाइपरबोला बोलते थे, और ये हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला होगा, हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला, ठीक है। और एक और हम लिखते थे इसी की स्टैंडर्ड फॉर्म, जो वर्टिकल हाइपरबोला देगी, वर्टिकल हाइपरबोला, उसकी इक्वेशन कैसी होगी सर? वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। क्लियर है बेटा? ऑब्वियस सी बात है, यहां हम आगे पीछे नहीं कर सकते, यहां पर ए ग्रेटर देन बी भी नेसेसरी नहीं है। यहां पर जो भी पॉजिटिव होगा उसी के अलोंग हाइपरबोला बनता था। यहां पर y पॉजिटिव है तो y अगर पॉजिटिव है तो y एक्सिस के अलोंग ही हाइपरबोला बनेगा। क्लियर है? और सर इसके भी जो, अगर इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना चाहो तो आप बिल्कुल लिख सकते हो, बीच में सिर्फ माइनस लगाना है। तो सर यहां भी कोफिशिएंट अलग होंगे बेटे, यहां तो दिक्कत ही नहीं है ना, क्योंकि बीच में माइनस आ गया, यहां पर प्लस है और यहां प्लस है, कंफ्यूजन यहां रहती है। तो अगर दोनों के कोफिशिएंट अलग होंगे तब तो ये इलिप्स है, लेकिन सेम हो गए क्योंकि बीच में प्लस है तो वो सर्कल होगा। ये चीजें आपने याद रखनी है जो आपके आने वाले क्वेश्चंस में बार बार काम आएंगे। क्लियर है? आप लिख लें। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि सर कैसे यूज करेंगे शॉर्टकट मेथड को, है ना। उससे पहले मैंने ये बात लिख दिया दोबारा से कि मुझे इक्वेशन गिवन देगा, गिवन टू डू हमें करना क्या होगा, ग्राफ या डायग्राम बनाना होगा। फिर हमारे को एक काम और करना होगा, एक रीजन बाउंड करना होगा, उसका एरिया भी निकालना होगा। निकालने के दो मेथड है, ये या फिर ये। बेटा जैसे हमने डिफरेंशिएशन में शॉर्टकट निकाले थे विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल, इसी तरह से इंटीग्रल का फर्स्ट प्रिंसिपल, इसी के थ्रू रास्ता निकलेगा शॉर्टकट का। तो एक बार के लिए रिवाइज करते हैं हम, एज ए लिमिट ऑफ सम होता क्या था, बस थोड़ा सा जल्दी से करने की कोशिश करेंगे। देखिए ध्यान से समझिएगा, कहता क्या है, मान लीजिए मेरे पास एक कर्व है, ठीक है, और मेरे को इस कर्व के नीचे का एरिया निकालना है ना। यही बात हमने पढ़ी थी कि जो स्टैंडर्ड कर्व्स होती हैं, जैसे रेक्टेंगल, सर्कल, सिलेंडर, कोन, इनका एरिया आपने सीख लिया है क्योंकि एक स्टैंडर्ड कर्व्स हैं वो। लेकिन सर जब कोई भी कर्व का अगर मुझे एरिया निकालना है तो उसको कौन निकाल के देगा? इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रल निकालेगा। ठीक है बेटा, तो देखिए ध्यान से समझना, अगर मेरे पास एक कर्व है एफ ऑफ एक्स
और मुझे इसका कर्व का एरिया निकालना है, तो एरिया कहाँ का निकलेगा, नीचे का निकलेगा। कैसे, अगर ये पॉइंट मान लीजिए ए है और ये पॉइंट क्या है, बी है। देखिए ध्यान से समझिएगा, इसीलिए बोलते हैं इस टॉपिक को क्या, एरिया अंडर द कर्व। तो किसी भी कर्व का एरिया आप डेफिनेट इंटीग्रल्स या एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन के थ्रू निकाल सकते हैं। ऐसा नहीं है किसी स्टैंडर्ड कर्व का ही एरिया, जो अभी तक आपने सीखा, जैसे सर्कल, आपने क्या क्या सीखा, सर्कल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, या फिर सिलेंडर्स, या फिर आपके कोन, स्फीयर, इन्हीं का एरिया सीखा है। लेकिन मैं किसी भी कर्व का एरिया निकाल सकता हूं विद द हेल्प ऑफ एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। ये बात हमने सीखी थी एज अ लिमिट ऑफ सम में, ठीक है सर। मेथड क्या होगा, देखिए ध्यान से, अगर मैं इसके नीचे छोटे छोटे रेक्टेंगल बनाने की कोशिश करूं और रेक्टेंगल को मैं स्ट्रिप का नाम दे रहा हूं, देखो छोटा सा रेक्टेंगल मैंने इसके नीचे बनाया, ये रेक्टेंगल बना, ठीक है। अब मैं एक रेक्टेंगल और बना रहा हूं सेम विड्थ, जो इसकी जो चौड़ाई होगी वो सेम लूंगा। मैं स्ट्रिप्स बना रहा हूं, बेसिकली मैंने क्या बनाना स्टार्ट कर दिया, इनके नीचे स्ट्रिप्स बना रहे हैं। और बेटा हाँ, स्ट्रिप्स का मतलब, स्ट्रिप्स मैंने आपको उस समय बताया नहीं बताया, लेकिन आप समझें, स्ट्रिप्स या स्ट्राइप्स दो तरह बोलते हैं इसको। स्ट्राइप्स आप यूएस एक्सेंट में बोलते हैं और स्ट्रिप्स जो है वो यूके एक्सेंट में बोला जाता है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, पट्टियां या धारियां, ठीक है, धारियां भी बोलते हैं इसको, ठीक है। ध्यान रखेंगे आप इसका, जो हमारा हिंदी में मीनिंग मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपको ये चीजें याद रहती हैं, इजी होता है कनेक्ट करना। हम यूजुअली यूज करते रहते हैं पट्टियां, धारियां, पर स्ट्रिप्स बोलते हैं बच्चे, नो डाउट, और बहुत लोग बोलते हैं, लेकिन फिर भी कंपैरेटिवली दिस मेरे को ऐसा लगता है कि ये कम बोला जाता है, इसको हम ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है। तो मैं इसके नीचे पट्टियां बनाऊंगा, छोटी छोटी रेक्टेंगुलर शेप बनाने की कोशिश कर रहा हूं, तो सर धारियां बन जाएंगी। और सभी के सभी जो है ना एक ही साइज की बनाऊंगा मैं, यानी साइज मतलब विड्थ जो होगी वो सेम रहेगी, क्योंकि हाइट तो सर डिफर करेंगी, बिल्कुल करेगी। ध्यान से देखिएगा, ठीक है। हमने यही बात वहां पर सीखी थी कि मैं इसको लास्ट तक बनाता जाऊंगा और लास्ट में ए यहां तक। और सर मेरे पास ये इतने सारे रेक्टेंगल आ गए, फॉर एग्जांपल ये 100 रेक्टेंगल्स हैं, तो मैं इन 100 रेक्टेंगल का एरिया निकालूंगा, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, और इसका मैं क्या कर दूंगा, समेशन कर दूंगा, तो मुझे एरिया मिल जाएगा इस कर्व के नीचे का। लेकिन सर एक बात बताओ, हमने उस समय भी समझा था, ये जो रेक्टेंगल है इसमें ये एरिया तो छूट ही गया, जो थोड़ा थोड़ा छूटा हुआ है। तो मैं एक बात और बोल रहा हूं, ये जो स्ट्रिप्स मैंने बनाई है थोड़ी सी बड़ी बनाई है, सो दैट इट इज विजिबल टू यू ऑल, राइट। तो मैं अब एक काम करने जा रहा हूं, मैं 100 की बजाय ना सेम विड्थ की 1000 स्ट्रिप्स बनाऊंगा। तो जब मैं 1000 स्ट्रिप्स बनाऊंगा तो बहुत छोटा छोटा गैप छूटेगा। सर 1000 में भी छूटेगा कुछ, तो अब मैं 10,000 स्ट्रिप्स बनाऊंगा। तो अब सोचते जाओ, जैसे जैसे ये विड्थ मैं कम करता जा रहा हूं, मतलब मैं लिमिट लगाऊंगा इसमें, h टेंड्स टू 0, जो विड्थ है वो मेरी क्या है, h मैंने ली। अगर वो मेरे पास h है ये, तो मैं उसको कम से कम लूंगा, लिमिट अबाउट टू 0 होगी, तो वो मेरे रेक्टेंगल बनेंगे। और सर कितने स्ट्रिप्स बनेंगी, n नंबर ऑफ स्ट्रिप्स बनेंगी। क्लियर है ये बात? आपको कैसे चेक करना है, तो हम इसका एरिया उस तरह से निकाल सकते हैं। तो अब एक बात और आई कि सर इसी मेथड को हम शॉर्टकट से ना निकाल लें, क्योंकि शॉर्टकट यहीं पर यही कहता है, देखो ध्यान से समझिएगा। फिर से मैंने क्या कहा, अब मैं इसको फिर से मैं एक कर्व फिर यही ले रहा हूं, ठीक है। ये मेरे पास फंक्शन है, मुझे यहां से लेके इसके नीचे का एरिया चाहिए कर्व के नीचे का। क्लियर है? अगर देखिए ध्यान से सुनिएगा, मेरे को अगर इस कर्व के नीचे की लेंथ और ब्रेड्थ पता लग जाए, मुझे क्या पता लग जाए, L एंड B, लेंथ और ब्रेड्थ, इस कर्व की लेंथ और ब्रेड्थ मुझे अगर पता लग जाए तो मेरा काम हो गया। देखो कैसे, आप ध्यान से समझिएगा। यहां पर जो x होगा ना, ये x एक्सिस है, यहां पर जो x होगा उसको मैं f1 से रिप्रेजेंट कर सकता हूं। मतलब यहां पर अगर मान लो x1 है तो इसको मैं लिख सकता हूं f of 1। अगर मैं थोड़ा और आगे जाऊं और ये x अगर 3 है तो इस लेंथ को मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूं f of 3 से। ये बात समझने की है। तो जो कर्व के नीचे जितनी भी लेंथ आएंगी ना, मैं उसको रिप्रेजेंट कैसे कर सकता हूं सर, फंक्शन ऑफ x से रिप्रेजेंट कर सकता हूं। बात समझने की कोशिश करें। क्लियर है? अब सर जो इसकी ब्रेड्थ होगी वो आपने h ली, मतलब यहां पर मैंने लिया था a, फिर हमने लिया था इस वाले को a प्लस h बहुत माइन्यूट ऐड कर रहे थे, फिर हमने लिया था a प्लस 2h, फिर सर थोड़ा सा और ऐड किया a प्लस 3h, और उन सब का अलग अलग सेपरेटली एरिया निकाला और उनको ऐड किया। तो सर ये तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग था। तो अब हम ऐसे देख रहे हैं, अब मैं क्या कर रहा हूं, जो मेरी ब्रेड्थ है, ध्यान से सुनिएगा, जो मेरी ब्रेड्थ है वो लिमिट अबाउट टू 0 है, मतलब h जो है अबाउट टू
0 है, और जो h है ना वो कहीं ना कहीं चेंज कहां दिखा रहा है, x एक्सिस पर। तो मैं उस h को रिप्लेस कर सकता हूं चेंज इन x से, कर सकता हूं ना, उस h को मैं रिप्लेस कर सकता हूं किससे, चेंज इन x से। एक बात। दूसरी बात, इंटीग्रेशन के अंदर, इंटीग्रेशन में, इंटीग्रल्स में हम चेंज इन x को बेटा dx, चेंज इन x ऐसे लिखते हैं, तो हम चेंज इन x को अब हम ऐसे भी दिखा सकते हैं। तो देखिए सर, मेरे पास हर पट्टी की, जो भी मेरे पास पट्टियां बनेगी, जो भी मेरे पास धारियां बनेंगी, उनकी विड्थ आ चुकी है। x में बहुत थोड़ा सा चेंज होगा, x में बहुत ही थोड़ा सा चेंज होगा। तो मैं एक बात समझ गया हूं कि मैं यहां से लेके यहां तक, अगर मान लीजिए ये 3 मैं हटा रहा हूं, इसको जनरलाइज कर देते हैं a और ये b। तो देखिए अगर मैं लिमिट लगाऊं a से लेकर b तक, ठीक है, a से लेकर b तक, और मैंने क्या कहा, मुझे इसके नीचे एरिया ऑफ, एक तरह से मैं रेक्टेंगल सोच रहा हूं, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो सर लेंथ क्या है किसी भी एक धारी की, वो f ऑफ x रिप्रेजेंट कर देगा। अगर यहां 1 है तो f1 है, यहां 3 है तो f3 है, अगर यहां 4 है तो f4 है। किसी भी एक रेक्टेंगल की धारी की, धारी इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि बहुत ही पतला सा रेक्टेंगल होगा जिसमें जो विड्थ होगी वो अबाउट टू 0 होगी। और सर जो h है ना उसको आप डेल्टा x से रिप्रेजेंट कर रहे हो, लेकिन इंटीग्रेशन में dx, तो ये लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ, तो हम ऐसे निकाल सकते हैं। क्लियर हो रही है कुछ बात आपको? बेटे देखो, अगर आपको थोड़ा कम क्लियर हुआ है, क्योंकि बड़ा मुश्किल है डाइजेस्ट करना कि सर ये तो रेक्टेंगल है ही नहीं, लेकिन हमने जब से डिफरेंशिएशन सीखा तब हम इनका भी एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अभी आप समझने की कोशिश करें, कुछ क्वेश्चंस करेंगे आपको जो और ज्यादा अच्छे से क्लियर होगी बात। लेकिन जो मेन इसकी एप्लीकेशंस और भी अच्छे से आपको समझ आ पाएगा ना, मैं ये कहूंगा कि आफ्टर 12th व्हेन यू एंटर इनटू द कॉलेजेस, ठीक है, तब आपको और ज्यादा पता लगेगा कि है क्या बेसिकली। ठीक है ना, तो एक बात और, एक तो तरीका ये हो गया, ठीक है, एक तरीका और बताता हूं। ऐसा भी तो हो सकता है सर जो कर्व है वो ऐसा हो जाए, है ना, इधर ले लेते हैं ऐसे, ठीक है। तो अब की बार देखिए हमें कहां बनाना है, कर्व के नीचे का एरिया, कर्व के नीचे का एरिया मतलब कर्व के नीचे इस तरफ, एक्सिस की तरफ। तो यहां पर जो a होगा वो ये होगा और b होगा वो ये होगा, ठीक है। और जो इस बार पट्टियां बनाएंगे ना आप, वो इस तरह से बनानी नहीं है आपने। एज ए लिमिट ऑफ सम में तो मैंने बताया कि आप बना लें, आपको याद हो जाएगा, लेकिन यहां पर बनाने की वैसे कोई आवश्यकता नहीं है। और ये रेक्टेंगुलर शेप में बनानी है बेटा, देखिए ये, देखिए ध्यान से, इस तरह से बनाते जाएंगे। क्लियर है ये बात आप लोगों को? ठीक है, तो अब देखिए ध्यान से समझिएगा। अब मैं फिर से इंटीग्रेशन लगा रहा हूं a से लेकर b तक, a से लेकर b तक, लोअर लिमिट टू अपर लिमिट। ये छोटा होगा ये बड़ा होगा, वाई एक्सिस पे सेम वे, a छोटा होगा b से, लोअर से अपर जाते हैं। ठीक है, अब सर ये जो कर्व है ना वो किस रूप की होगी, वो f ऑफ y रूप की होगी, क्योंकि एक्सिस ये होगा और यहां पर जो h होगा ना वो चेंज इन y होगा, जिसको मैं डेल्टा y दिखा रहा हूं, dy। ठीक है, इसी तरह इस स्ट्रिप का भी dy होगा, इस स्ट्रिप पर भी dy होगा, इस स्ट्रिप पर भी dy होगा, क्योंकि विड्थ है ना, dy क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, विड्थ, और जो लेंथ है वो कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, fy। तो इस बार मैं क्या करूंगा, fy टू dy, मैं ऐसे भी लगा सकता हूं उसको और ऐसे भी लगा सकता हूं, टू गेट द एरिया ऑफ एनी पर्टिकुलर कर्व। ठीक है, अब आप इसको अच्छे से लिख लें। नाउ विल मूव टू द क्वेश्चंस। तो चलिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं अब आपके कोर्स से। फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द सर्कल 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू 9। तो सर अगर देखिए मैंने आपको क्या कहा था, इक्वेशन देगा, मुझे एक डायग्राम बनाना है उससे, है ना, फिर मेरे को एक रीजन बाउंड करना है और उसका एरिया निकालना है, इधर बाय एज ए लिमिट ऑफ सम या फिर शॉर्टकट। ठीक है, अब हम सारे क्वेश्चन शॉर्टकट से करेंगे। ठीक है ना, अब लिमिट ऑफ सम नहीं, अगर एज लॉन्ग एज वो बोलता नहीं है, अगर वो बोलता है एज ए लिमिट ऑफ सम से ही करना है तब तो करना ही है, जो प्रीवियस लेक्चर्स हो चुके हैं। अब उसने कहा है सिर्फ एरिया निकाल लो, तो हम कैसे भी निकाल सकते हैं। क्लियर है बात? तो देखिए सर, अगर मैं सॉल्यूशन में देखता हूं, मेरे पास इक्वेशन दी हुई है 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू 9। तो देखिए मैंने अभी अभी आपको इक्वेशन पर भी बात की थी, सर ये स्ट्रेट लाइन नहीं हो सकती क्योंकि x की पावर 2 है। अब बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पैराबोला भी नहीं नजर आ रहा है ना, क्योंकि पैराबोला क्या कह रहा था, वेरिएबल में किसी भी एक वेरिएबल की पावर होगी 2। तो ये है क्या सर, या तो ये सर्कल है या इलिप्स। लेकिन मैंने क्या बताया था, जब ये 4 और 4 सेम होंगे तो हम सर्कल की इक्वेशन होगी ये। क्लियर है बात? वैसे उसने क्वेश्चन ने लिख भी दिया है,
अगर ना लिखे तो आपको पता होना चाहिए। देखिए इस पर्टिकुलर चैप्टर से आप बहुत सारी इक्वेशंस को देखते ही पहचान जाओगे ये कौन सी इक्वेशन है, इसमें एक खास बात है। ठीक है, तो सर अगर मेरे को इसको सर्कल की स्टैंडर्ड इक्वेशन में कन्वर्ट करना है तो मैं इसको कैसे कर सकता हूं, मैं डिवाइड करता हूं बाय 4, है ना, और बोथ साइड्स। द मोमेंट यू डिवाइड इट तो क्या होगा सर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9/4 होगा बेटा। अच्छा सर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, x माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2 होल स्क्वायर। वाई जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्कल किस रूप की होती है वो सर, x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, वेयर एच के क्या होते हैं, सेंटर, एंड आर क्या होता है सर, रेडियस होता है ना भाई, आर क्या होता है, रेडियस, किसके, सर्कल के। ठीक है, तो अगर मैं इस इक्वेशन को देखता हूं, ध्यान से देखिएगा अब आप इस इक्वेशन को, तो क्या मैं कह सकता हूं जो सेंटर होगा वो क्या होगा सर, 0,0। हाउएवर जो रेडियस होगा सर वो होगा 1.5 मीनिंग 3/2। क्लियर है बात। तो अब मैं क्या करूंगा, मैंने इक्वेशन से क्या बनाना है, डायग्राम बनाना है। तो सबसे पहले हम डायग्राम ही ड्रॉ करते हैं। देखिए सर, देखिए ध्यान से देखिएगा, मैं एक डायग्राम बना रहा हूं जिसका जो सेंटर है वो 0, 0 है और जो रेडियस है, रेडियस क्या है, 1.5, तो मतलब 3/2 ये रेडियस होगा ना इस सर्कल का, ये होगा 3/2 और ये होगा 0। चेक करो, मुझे इसका एरिया निकालना है, मेरे को है ना, देखा जाए तो पूरे सर्कल का एरिया निकालना है, पूरे के पूरे सर्कल का। और बेटे ये बात आपने क्लास 11 में पढ़ी थी, वेदर पैराबोलिक कर्व्स या सर्कल या इलिप्स या हाइपरबोलिक कर्व्स, ये सब सिमेट्रिकल होती है ना, सिमेट्रिकल। अगर एक पॉइंट यहां पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, मान लीजिए ये पॉइंट 3,4 है, तो इसी का सिमेट्रिकल पॉइंट इधर भी होगा 3,-4 और इधर भी होगा सर -3,-4 और एक इधर भी होगा क्या, -3,4 होगा ना। ये सिमेट्रिकल कर्व है, तो सर इसका हम फायदा उठा सकते हैं। देखिए कैसे, मैं इसका जो एरिया है ना वो ऐसे निकालता हूं। देखिए ध्यान से, अगर मेरे को ये कर्व दिख रही है ना, मेरे को क्या दिख रही है, ये वाली कर्व, तो मैं स्ट्रिप्स लगा सकता हूं, या तो मैं स्ट्रिप लगा लूं। देखो ध्यान से, मैं इसको डार्क करता हूं, मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं, मेरे को दिख रहा है सर ये मेरे को कर्व नजर आ रही है, सिर्फ इतनी सी कर्व। तो अगर मैं एरिया निकाल दूं, देखो एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन कैसे निकाल सकते हैं सर, देखिए ध्यान से, मैंने इसको डार्क किया इधर से, ये मेरा कर्व, अगर मैं इसका एरिया निकाल लूं, देखो मेरे को, मैं ये जानता हूं ये सिमेट्रिकल होगा, राइट। तो अगर मैं इसका एरिया निकाल लूं, सिर्फ इसका, तो सर इसका मैं ना काम कर सकता हूं, स्ट्रिप लगा सकता हूं, लेकिन लगाने की जरूरत नहीं है, आपने सिर्फ सोचना है। जो स्ट्रिप लगेंगे उसका जो बेस होगा वो एक्स एक्सिस होगा, राइट। तो सर मैं जो लगाने जा रहा हूं 0 से 3/2, लिमिट क्या लगेगी, 0 से 3/2, और एक्स एक्सिस क्या होगा, उसका बेस होगा, तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स चीजें चलेंगी। और फंक्शन क्या लेंगे सर, आप वो लेंगे 0 से 3/2, फंक्शन भी एक्स की फॉर्म में लेंगे, क्योंकि उसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स आप इंटीग्रेशन चाह रहे हैं। सर वाई की फॉर्म में नहीं ले सकते बेटा, बिल्कुल ले सकते हैं, उस पर भी जरूर बात करेंगे, पहले एक बार इससे समझते हैं। तो देखिए एफ एक्स क्या होगा, एफ एक्स मैं यहां से निकाल सकता हूं, फंक्शन क्या होगा, फंक्शन मतलब ये जो कर्व है ये किसका कर्व है, सर्कल का, और इसकी इक्वेशन मुझे गिवन है, तो मैं यहां से x की फॉर्म में निकाल सकता हूं इसको, वाई स्क्वायर इक्वल टू, देखिए मैं क्या लिख सकता हूं, 9/4 माइनस एक्स स्क्वायर, वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 9/4 माइनस एक्स स्क्वायर, बिकॉज y बिलोंग्स टू, मतलब हम फर्स्ट क्वाड्रेंट पे काम कर रहे हैं, बिकॉज वी आर वर्किंग ऑन फर्स्ट क्वाड्रेंट वेयर both of them are positive, तो therefore y नेगेटिव नहीं हो सकता, तो y जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव होगा। क्लियर है बात। अब देखिए मैंने पूरी की पूरी जो कर्व है वो x की फॉर्म में मैं लेके आ चुका हूं, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 9/4 की जगह मैं इसको सही कर लेता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं सर 3/2 का होल स्क्वायर, तो यहां पर क्या आएगा 3/2 होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, मैं ऐसे लिख सकता हूं। और सर ये बात तो हम पढ़ चुके हैं इंडेफिनिट इंटीग्रल में, याद करें इसका इंटीग्रेशन क्या होता था, इंटीग्रेशन ऑफ रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स, रेसिप्रोकल ऑफ टाइप 3 है ना सर, x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, राइट।
अब सर प्लस लगेगा क्योंकि ये साइन इनवर्स देगा, तो यहां क्या लेंगे a स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x बाय a प्लस में c। ये फॉर्मूला आपने यहां दिखाना है और फिर इसको अप्लाई करके दिखाना है। यहां पे देखिए क्या होगा, अगर मैं यहां पर अप्लाई करता हूं तो देखिए पहले लेंगे x बाय 2, x कौन है सर, केवल x अपॉन में 2 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब यही 3 बाय 2 होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्लियर है, प्लस a स्क्वायर बाय 2 मतलब ये इसका स्क्वायर 9 बाय 4 और अपॉन में 2, ठीक है, साइन इनवर्स x अपॉन में a कौन है बेटा 3 बाय 2 प्लस में c। सर c की जरूरत नहीं है, वाई बिकॉज इट इज अ डेफिनेट इंटीग्रल क्वेश्चन, राइट। तो अब जो लिमिट लगेगी वो पूरे पर लगेगी 3 बाय 2 एंड 0, चेक करें आप, क्लियर है। अब देखिए सर अब मैं जानता हूं पहले मैं अपर लिमिट को रखूंगा इसके अंदर, तो यहां पर रखें, देखो आपको यहां रखने की भी जरूरत नहीं है, देखो ध्यान से देखिएगा, आप 3 बाय 2 है ना कभी भी यहां नहीं रखेंगे और ज्यादातर क्वेश्चन आपके इसी तरह होंगे। अच्छा एक चीज और है, चलो उसको बाद में बात करेंगे, आप रखें 3 बाय 2 को यहां पर, उससे पहले रूट में रखें 3 बाय 2, अगर आपने x को रख दिया तो 3 बाय 2 से 3 बाय 2 क्वांटिटी कैंसिल, रूट पूरा 0 0 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 ही बन जाएगा, आपने 0 डायरेक्ट लिख देना है, सबसे पहले रूट में रखें, ठीक है, प्लस सर ये जो 2 है इसके नीचे कुछ नहीं है 1 है तो ये हो जाएगा 9/8 साइन इनवर्स x। अच्छा सर x के नीचे कुछ नहीं था तो ये बन गया 2 बाय 3, x की जगह क्या रखेंगे सर 3 बाय 2, चेक करें, क्लियर है, और ये ब्रैकेट क्लोज माइनस सर अब रखेंगे हम 0, तो बेटा अब आपने अगर यहां 0 रख दिया तो 0 बाय 2 0 0 इससे मल्टीप्लाई होगा तो फिर ये 0 दे देगा, क्लियर है, प्लस 9 बाय 8 साइन इनवर्स ये भी 0 रह जाएगा सर और ये ब्रैकेट क्लोज, क्लियर है। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 अंदर बचा 1, तो मैं यहां लिख सकता हूं 9 बाय 8 साइन इनवर्स 1 को मैं लिख सकता हूं साइन 90, ठीक है, माइनस ये क्या है 9 बाय 8 प्लस माइनस माइनस साइन इनवर्स साइन 0, ठीक है, तो बिकॉज 0 एंड पाई बाय 2 बिलोंग करते हैं क्लोज्ड इंटरवल माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 करते हैं ना, हमने इनवर्स में पढ़ा हुआ है। तो अब ये साइन इनवर्स से साइन गेट्स कैंसिल्ड आउट, तो ये बचेगा पाई बाय 2 और ये 9 बाय 8 इंटू में 0, तो बेटा ये आ गया 9 पाई बाय 16। सर आंसर आ गया है स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। अब आपने एरिया कहां का निकाला है सर, मैंने ये एरिया निकाला है सर, देखो जो मैं स्ट्रिप लगा के दिखा रहा हूं आपको, थोड़ी खुली खुली इसलिए लगा दी है क्योंकि बहुत सारी लगेंगी यहां तो, ठीक है, लेकिन एरिया उसने सिर्फ इस क्वाड्रेंट का मांगा था क्या, नहीं सर ये भी तो मांगा है उसने, और ये बात तो हमने पढ़ ली है कि ये तो सर सिमेट्रिकल होती है फिगर्स, ये बात हम 11th में पढ़ भी चुके हैं। अगर एक पॉइंट यहां पर यही है तो इसका बिल्कुल मिरर इमेज यहां होगी विच इज 3, -4, सेम वे इधर होगी, मैंने अभी भी आपको बताया भी, और एक यहां भी होगी -3, 4। तो सर अगर मेरे पास इस रीजन का एरिया आ गया है तो मैं गुना कर दूं किससे, 4 से, तो सर पूरे का ही नहीं मिल जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई करने की देर थी बस, 4 यहां पर भी लगाएंगे, यहां भी लगाएंगे, यहां भी लगाएंगे, यहां भी और यहां भी, और ये इसको कैंसिल करेगा तो आंसर होगा 9 पाई बाय 4 स्क्वायर यूनिट्स। क्लियर है आपको ये बात अच्छे से कि हम कैसे इसका एरिया फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा सर मैं इसको y के कॉन्टेक्स्ट में देखता, तो देखिए y के कॉन्टेक्स्ट में अगर आप करना चाहते हैं तो हो जाता, बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल आराम से हो जाएगा। देखिए कैसे करेंगे, मैं दोबारा इधर सर्कल बनाता हूं साफ से, मेरे पास ये एक सर्कल था जिसका सेंटर 0 था और ये था 3 बाय 2, तो सर ये भी तो 3 बाय 2 होगा, बिल्कुल होगा। अब मैं कर्व को ऐसे देख रहा हूं सर, देखिए मैं इसको हटा रहा हूं, कंफ्यूजन ना रहे, मैं ऐसे देख रहा हूं, चेक करो, ठीक है। अब मैं जो स्ट्रिप है ना वो इधर से लगानी स्टार्ट कर रहा हूं कर्व के, तो जो बेस बन रहा है वो dy बन रहा है, चेक करो बेस क्या बन रहा है, dy बन रहा है ना। तो जो मेरा एरिया होगा, अगर मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करूं विद रिस्पेक्ट टू y, और 0 से मैं कहां जाऊंगा, अपर लिमिट विच इज 3 बाय 2, क्योंकि 3 बाय 2 है, रेडियस होगा, यहां भी रेडियस होगा, चेक करो। अब जो मेरे को फंक्शन लेना है ना f, वो विद रिस्पेक्ट टू y है, तो यहाँ y आना चाहिए, तभी तो मैं उसको इंटीग्रेट कर सकता हूं, तो मैं y में इस बार निकालूंगा, तो वो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां से x इज इक्वल टू 9 बाय 4 माइनस वाई स्क्वायर, है ना, प्लस माइनस आएगा, लेकिन क्योंकि हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में बात कर रहे हैं तो पॉजिटिव लेंगे, तो आप यहीं पर फिर से लिखेंगे √3 बाय 2 होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू y, और पूरे क्वेश्चन को एज इट इज चलाएंगे। देखो यहां पर और वहां पर फर्क क्या है,
हाँ एक फर्क है सर, 4 से मल्टीप्लाई नहीं किया, वो कर देंगे हम लास्ट में करना। क्लियर है बात। अब देखो इसमें और उसमें कोई फर्क नहीं है, और ये तो आप पढ़ चुके हो डेफिनेट इंटीग्रल्स में कि अगर मेरे पास वेरिएबल x है और विद रिस्पेक्ट टू x करना है तो भी इंटीग्रेशन सेम आएगा, और अगर मेरे पास y है विद रिस्पेक्ट टू y काम करना है तब भी तो इंटीग्रेशन सेम आएगा। और सर लिमिट बिल्कुल सेम दी हुई है, चेक करो बिल्कुल सेम है ये और वो। x की जगह पर y को रिप्लेस कर दो तो dx की जगह पर dy को भी रिप्लेस करना पड़ेगा, तो आंसर दोनों के बिल्कुल सेम आएंगे। क्लियर है बात। अब आप इसको लिख लें। चलिए स्टूडेंट्स बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। कहते हैं फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द इलिप्स दिस, है ना। वैसे तो सर मैं ये देखकर ही बता सकता हूं, जो मेरे पास इक्वेशन दी हुई है, जो गिवन इक्वेशन है बेटा वो क्या है, 4y² = 36, राइट। तो सर देखिए x² और y² का जो कोएफिशिएंट है वो अलग अलग है, तो ये जो इक्वेशन है ये इलिप्स की है, अगर बीच में प्लस है माइनस होता तो ये इक्वेशन हाइपरबोला हो सकती थी, लेकिन हाइपरबोला पर आपके क्वेश्चंस है नहीं आपके कोर्स में, आपके यहाँ पर इलिप्स पर ही क्वेश्चंस है। क्लियर है। तो सर सबसे पहले ना मेरा काम ये होगा, मेरे को ये देखना है कि इससे मुझे डायग्राम बनाना है, और डायग्राम में तब बनाता हूं जब मैं इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिखता हूं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने के लिए मैं एक काम करता हूं, ये इक्वल टू 36 है, इसको 1 बनाता हूं, तो मैं यहां पर लिखता हूं डिवाइड बाय 36, तो क्या होगा 9x² अपॉन में 36, 4y² अपॉन में 36 इक्वल टू 36 बाय 36। ये कैंसिल 1, ये कैंसिल 9, ऊपर 1 आएगा, ये कैंसिल 1 और ये आएगा 4। क्लियर है। ये कितना आएगा सर, x² बाय 4 प्लस y² बाय 9 इक्वल टू 1। क्लियर है बात। तो सर ये मेरे पास एक स्टैंडर्ड इक्वेशन आ चुकी है। तो जहां पर हमने पढ़ा था बिकॉज, या मैं इसको एक काम करता हूं, और x² अपॉन 2² प्लस y² अपॉन 3² इक्वल टू 1/2 से लिख सकता हूं। तो सर हमने जो पढ़ी थी स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या होगी सर, देखिए x² प्लस y², नीचे जो आएगा वो a² या तो यहां आएगा या यहां आएगा, और मैंने आपको बताया था a इज ऑलवेज बी ग्रेटर देन b, तो जो बड़ा होगा वही a होगा, तो बड़ा इन दोनों में कौन है, ये है, तो a² और ये होगा b²। एक बात क्लियर। एक बात और बताई थी मैंने कि जो जहां पर भी जिसके नीचे भी a आएगा इलिप्स उसी के अलोंग बनेगा, तो हम यहां लिख सकते हैं देयरफॉर इट विल बी अ वर्टिकल इलिप्स। कैसा इलिप्स होगा सर, ये वर्टिकल इलिप्स होगा। तो उसका डायग्राम इस तरह बनाते हैं, देखिए अलोंग y एक्सिस, ठीक है, ये हमारे पास बन चुका है इलिप्स। क्लियर है बात। तो देखिए सर यहां पर a क्या है, मेरे पास 3 है, a क्या है 3, और a जो 3 है ना वो मेजर एक्सिस उसका क्या होगा, उसके ऊपर वाला विच इज y, तो अलोंग y एक्सिस बना है क्योंकि वर्टिकल इलिप्स है, तो ये जो पॉइंट होगा ये क्या होगा सर 0,3, मतलब मैं ना 0,3 क्या लिखना है मुझे, तो ये लेंथ चाहिए 3 होगी, ये पॉइंट क्या होगा 3 होगा। सेम वे अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो ये होगा -3, राइट। अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो ये माइनर एक्सिस है, माइनर एक्सिस को b बिलोंग करता है, b क्या है 2, तो ये पॉइंट 2 होगा, और ये क्या होगा -2, और ये होगा 0। मुझे निकालना क्या है सर, मैंने देखो इक्वेशन थी, इक्वेशन से मैंने डायग्राम बना दिया, अब मुझे शेडेड पोर्शन ढूंढना है। कहता है एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द इलिप्स, तो पूरे इलिप्स की बात है, तो पूरे इलिप्स को अगर मैं बाउंड कर दूं, देखो पूरे इलिप्स का एरिया निकालना है, तो मैं एक तरीका निकाल सकता हूं कि सर मैं अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट पर कहीं काम कर लूं, क्योंकि इलिप्स की जो फिगर होती है वो भी सिमेट्रिकल होती है लाइक सर्कल, तो अगर इसका एरिया आ गया इस पर्टिकुलर क्वाड्रेंट का, तो जो जिसको मैं डार्क करने की कोशिश कर रहा हूं, देखिए ध्यान से, अगर मैं इतना एरिया निकालने में कामयाब हो जाऊं, तो बिकॉज द फिगर ऑफ इलिप्स, द डायग्राम ऑफ इलिप्स इज ऑलवेज बी सिमेट्रिकल, तो मैं मल्टीप्लाई बाय 4 कर दूंगा, काम खत्म। तो देखिए मैं कैसे निकालने की कोशिश करता हूं, एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या होगा सर, देखिए ध्यान से, मैं 0 से 2, अगर मैं x एक्सिस पर काम करूं, वैसे मैं y पर भी कर सकता हूं, देखिए पहले मैं x एक्सिस पर करके दिखाता हूं, 0 से 2 मैं बेस क्या ले रहा हूं, x ले रहा हूं, तो फंक्शन जो इंटीग्रेट होगा विद रिस्पेक्ट टू x होगा, और फंक्शन क्या होगा, फंक्शन होगा क्या सर, इक्वेशन ऑफ द इलिप्स। इक्वेशन ऑफ इलिप्स कहां है, ये है ना, ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ था। अब सर जो फंक्शन आएगा वो x के रिस्पेक्ट में आएगा, तो यहां से सारा का सारा फंक्शन x में बना, तो y² इक्वल टू, देखिए ध्यान से, अगर मैं इस पूरी क्वांटिटी को इधर प्लेस कर दूं, y² बाय 9 1 माइनस x² बाय 4, तो y² इक्वल टू 9 को मैं इधर मल्टीप्लाई करा दूं तो 9 टाइम्स, और इसका मैं एलसीएम ले लेता हूं, देखो
कितना आएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 9/4 टाइम्स 4 माइनस एक्स स्क्वायर, तो y इज इक्वल टू देखिए प्लस माइनस सर 9/4 तो बन जाएगा 3/2, ये बात तो समझ में आ गई होगी। और सर इस पर इसके ऊपर बनेगा बेटा √4 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है? आप ध्यान से देखेंगे किस तरह से कैलकुलेशन करनी है, आप बिल्कुल इस तरह से ही चलाएंगे। एक दो क्वेश्चन देखेंगे, आप देखेंगे मैं हर क्वेश्चन को इसी तरह करता हूं, ठीक है, ध्यान से देखेंगे। और सर y कैन नॉट बी नेगेटिव, why? बिकॉज वी आर वर्किंग ऑन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो इट विल बी ऑलवेज पॉजिटिव आप लिख देंगे, बिकॉज ये सिंस वी आर वर्किंग ऑन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, जैसे मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में लिखा था, हेंस इट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। और बेटा एरिया नेगेटिव हो नहीं सकता, अलग बात है y नेगेटिव है, लेकिन जब एरिया नेगेटिव आ गया तो भी मैं नेगेटिव साइन हटा दूंगा और क्या लिखूंगा, सिंस द एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव हेंस द आंसर रिमेन सेम एब्सोल्यूट, है ना, एब्सोल्यूट टर्म्स में लिखिए। तो यहां पर हम क्या लिखने जा रहे हैं, देखिए सर यहां पर y की जगह पर मैं फंक्शन मेरा आ चुका है पूरा x में, तो मैं x जो मेरे पास कांस्टेंट है उसको तो बाहर किया अंडर रूट, देखो 4 माइनस एक्स स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और विद रिस्पेक्ट टू x। क्लियर है बात? ये एक तरह से लेंथ का काम कर रहा है, ये लेंथ है और ये ब्रेड्थ है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, है ना, एरिया देगा। क्योंकि आप देखो ना मैं स्ट्रिप्स मन में ही लगा रहा हूं, मन में मैंने स्ट्रिप्स लगाई, मैं जानता हूं जो फंक्शन है ना, ये जो फंक्शन है ये सारी लेंथ है, x अगर यहां 1 है तो ये f1 होगा, f1 के इक्वल होगा, अगर x2 है तो ये लेंथ f2 के इक्वल होगी, अगर ये x3 है तो ये f3 के इक्वल होगी। तो मेरे पास y के सेंस में ये है पूरा का पूरा फंक्शन, तो मैंने इसी को लेंथ लिया, यही मेरा फंक्शन है, यही मेरा y को मैं fx लिख सकता हूं, यही मेरा फंक्शन है। और विद रिस्पेक्ट टू x, और dx क्या है, इन स्ट्रिप्स की विड्थ, वो सर ब्रेड्थ है, समझ रहे हैं आप बात? तो मैंने विद रिस्पेक्ट टू x लिया, ठीक है। तो अब सर हम तो लगा इसको कर चुके हैं पिछले क्वेश्चन में भी, और ध्यान रखिएगा ये प्रॉपर्टी जो साइन इनवर्स वाली है, मतलब अगर मैं इसको ध्यान से देखता हूं तो हमने इंडेफिनिट इंटीग्रल्स में इसको पढ़ा हुआ है टाइप 4 के नाम से, विच इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइप 3। एक होती थी x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, एक होती थी x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, और एक और होती थी a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। बेटा यहाँ पर हर क्वेश्चन में a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर ही लगेगा, ठीक है। 99% केसेस में मैं आपको बता रहा हूँ, 99% केसेस में आपका a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर की आइडेंटिटी चलेगी, और मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में उसको डिस्क्राइब भी कर दिया, पूरा लिख दिया था, आप हर बार लिखेंगे उसको, रीजन देना पड़ेगा, फिर आप अप्लाई करेंगे क्या 3/2। अच्छा सर एक चीज और है भाई, ये जो फंक्शन आया है, ये जो फंक्शन आया है ये तो इलिप्स का हो गया, लेकिन जो लिमिट है 0 से 2 ये तो सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट को बिलोंग कर रही, तो आप इसको मल्टीप्लाई कराओ 4 से, 4 टाइम्स द फंक्शन, राइट। तो ये इससे कैंसिल होगा तो 2 3 जा 6 हो जाएगा, तो मैं अल्टीमेटली यहां पर क्या लिख रहा हूं 6। अब सर इस पर मैं क्या करने जा रहा हूं, इंटीग्रेशन। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है सर, देखिए x/2 अंडर रूट जो भी है मेरे पास विच इज 4 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज। और सर ये साइन इनवर्स वाला है तो ये प्लस a स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर होता है 4, 4/2 2 साइन इनवर्स x अपॉन में 2, और सर c तो आएगा ही नहीं बिकॉज इट इज द क्वेश्चन बिलोंग्स टू डेफिनेट इंटीग्रल, ठीक है। तो अगर मैं इसको फर्दर इधर सॉल्व करता हूं तो देखिए मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले भी कि सबसे पहले जो अपर लिमिट है वो रूट में रख के देखनी है, रूट में रखते हैं 0 तो पूरी क्वांटिटी हो गई 0, चेक करो, ठीक है, प्लस 2 साइन इनवर्स 2/2 और ब्रैकेट क्लोज माइनस, अगर मैं 0x की जगह रखता हूं तो ये क्वांटिटी पूरी 0 हो जाएगी, चेक कर लो, और यहां पर प्लस 2 साइन इनवर्स 0 एंड द होल ब्रैकेट क्लोज। क्लियर है सर? ये एंगल कैंसिल होगा तो 1 मैं कैसे लिख सकता हूं सर, 2 साइन इनवर्स 1 को मैं लिख सकता हूं साइन 90, राइट, माइनस इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ब्रैकेट ओपन करने के बाद साइन इनवर्स साइन 0 रेडियन और ब्रैकेट क्लोज। मैं अब लिखने जा रहा हूं बिकॉज pi/2 and 0 both belong to the range of sin inverse which is negative pi/2 से pi/2 तक, तो मैं क्या लिख सकता हूं 6 टाइम्स 2 into में, सर ये कैंसिल, क्या बचेगा pi/2 माइनस, सर ये तो 0 ही हो जाएगा पूरा, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल तो 0 0 into 2 0, राइट, तो ये इससे कैंसिल तो आएगा क्या आंसर 6 pi स्क्वायर यूनिट्स। बेटा एक बात ये हुई कि सर अभी हम बार-बार स्क्वायर यूनिट्स लिख देते हैं, इसके आगे क्यों, क्वेश्चन में क्या है एरिया निकालो, लेकिन यहां से तो क्वेश्चन मैंने डेफिनेट इंटीग्रल पर भी किया था और इनडेफिनेट पर भी किए हैं। चलो डेफिनेट की बात करते हैं, डेफिनेट पर तो किए हैं ना इस तरह के क्वेश्चन,
तब नहीं आप स्क्वायर यूनिट लिख रहे थे, क्योंकि उस समय पर क्वेश्चन बोलता था इंटीग्रेटेड, इवैल्यूएटेड, सॉल्व इट, तो वो क्वेश्चन का जो आंसर निकलता था उसको अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट करते थे। भाई आंसर आया 17/4, 13/9 समथिंग, एनी कांस्टेंट। लेकिन अगर क्वेश्चन ने कह दिया, और ये बात हमने यहाँ की समझी है कि डेफिनेट इंटीग्रल का जो मेन काम है वो ये है कि एरिया निकालना। किसी भी कर्व का एरिया निकालने के लिए हम डेफिनेट इंटीग्रल को यूज करते हैं। रेक्टेंगल हो चाहे सर्कल हो, देख लो सर्कल का एरिया हमने निकाल दिया था, हालांकि हमने पढ़ा हुआ एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर। इसी तरह से बहुत सारी कर्व, रेक्टेंगल का एरिया भी निकाल दे रहे, रेक्टेंगल से तो निकाल ही रहे हैं, किसी भी कर्व का एरिया आप निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। तो जब जब एरिया बोलेगा आंसर स्क्वायर यूनिट में दिया जाएगा, लेकिन अगर कहें इसको सॉल्व करो तो बेटा अलजेब्रिकली आप सिर्फ आंसर को लिख देंगे कांस्टेंट के रूप में। क्लियर है बात? ठीक है, एक बात। दूसरी बात, सर मैं इस क्वेश्चन को अगर वाई एक्सिस पर बनाना चाहता तो भी हो जाता, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन किया है। आप क्या करते इस बार वाई एक्सिस के लिए, सर मेरे पास जो कर्व था वो ये था, ठीक है, और मैं इस बार देखिए यहां पर 0 है, यहां पर 2 है और यहां पर है 3। अब की बार सर मैं वाई एक्सिस, मेरे को एरिया अंडर द कर्व, इस कर्व के नीचे भी तो दिख रहा है, मैं अगर इस ग्राफ को ऐसे टिल्ट कर दूं, इस ग्राफ को ऐसे टिल्ट कर दूं, तो सर मैं इसको ऐसे भी तो देख सकता हूं, वाई एक्सिस हॉरिजॉन्टल हो जाएगा उस समय पे। तो देखो वाई एक्सिस के नीचे वाला देख लो, बात समझने की कोशिश करें मैं क्या कह रहा हूं। तो सर इसकी विड्थ क्या होगी, वो तो dy होगी, चेंज इन y होगी, राइट, और जो इसकी कर्व होगी वो y के रिस्पेक्ट में लिखनी पड़ेगी। तो एरिया जो होगा वो क्या होगा, 4 टाइम्स क्यों, जो इसका एरिया होगा वो 4 गुना पूरे का होगा, 4 टाइम्स क्या सर, देखिए यहां पर फंक्शन में जो लिमिट जाएगी 0 से 3 विद रिस्पेक्ट टू y, और यहां पर जो फंक्शन आएगा वो y की टर्म्स में आएगा ना कि x की। तो यहां से आप y की टर्म्स में निकालेंगे और उसको यहां रख देंगे ना, और उसको भी सॉल्व करेंगे तो भी रिजल्ट आपका सेम आएगा। क्लियर है? अच्छा एक बात और बता दूं मैं आपको, जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन आप दोनों मेथड मतलब विद रिस्पेक्ट टू x से भी निकाल सकते हैं और विद रिस्पेक्ट टू y। देयर आर सर्टेन क्वेश्चंस जिसमें आप सिर्फ एक ही मेथड लगा सकते हैं, तो विद रिस्पेक्ट टू x या विद रिस्पेक्ट टू y। मैं विद रिस्पेक्ट टू x इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हॉरिजॉन्टल एक्सिस या x एक्सिस से हम ज्यादातर काम करते हैं, हमारे लिए फेमिलियर है एक्सिस, हालांकि ये भी कोई खास मुश्किल नहीं है, बट जो जितनी फेमिलियरिटी हमें x एक्सिस के साथ रहती है ना, जितना इजीली हम देख पाते हैं x एक्सिस को, उतना जल्दी हम y को नहीं देख पाते हैं, ठीक है, उतनी जल्दी हम वहां से कंक्लूड चीजें नहीं कर पाते। दैट इज द रीजन मैं x एक्सिस पर ज्यादा काम कर रहा हूं। ठीक है, अब आप उसको लिख लो। तो चलो स्टूडेंट्स एक और क्वेश्चन पर बात करते हैं, कहते हैं फाइंड द एरिया ऑफ रीजन। फिर से एरिया निकालना है किस रीजन का, एनक्लोज्ड बाय द पैराबोला। तो मेरे पास जो कर्व दी हुई है, एक तो दी हुई है पैराबोला, ठीक है, और कहता है लाइन x इक्वल टू 3, और एक मेरे पास लाइन दी हुई है x इज इक्वल टू 3, ठीक है, और एक बात होती है एंड x एक्सिस इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। चलो इसकी बात करेंगे। सबसे पहले मैं जानता हूं मेरे पास इक्वेशन देगा और मुझे उससे क्या ड्रॉ करना है सर, मुझे उससे कर्व या डायग्राम ड्रॉ करना है। मैंने आपको बताया था ये पैराबोलिक कर्व है, देख लो किसी भी एक वेरिएबल की पावर 2 है ना, और मैंने ये भी बताया था कि इसमें डिसाइड कौन करेगा कि कहां बनने जा रहा है x। यहां पर जो स्क्वायर से अलग मतलब जिस पर पावर 1 है वो डिसाइड करेगा कि पैराबोला किस साइड बनेगा, x। और सर ये पॉजिटिव है, देखो अगर ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव x एक्सिस की तरफ, मतलब मैं ये बोल सकता हूं राइट वर्ड पैराबोला होगा, पैराबोला इस तरह का होगा, राइट वर्ड। क्लियर है बात? ठीक है, वरना बेटा कोई दिक्कत नहीं है, आप x को कुछ भी पुट करो, अगर आप x को 0 पुट करोगे तो y की 2 वैल्यू आएगी प्लस माइनस 0, चलो वहां पर छोड़ो। अगर मैं x को 1 पुट करता हूं तो y की दोबारा 2 वैल्यू आएंगी प्लस माइनस 2, है ना। अगर मैं x को 1 रखता हूं तो y की एक पॉजिटिव 2 आएगी वैल्यू और एक y की नेगेटिव 2 आएगी। x की किसी भी एक वैल्यू के लिए y हमेशा 2 वैल्यू देने वाला है, ये बात भी समझ सकते हैं आप, ठीक है। अगर आपने x को रख दिया फॉर एग्जांपल 4, तो 4 4 16, x को आपने रखा 4, राइट, तो y की फिर से एक वैल्यू आएगी +4 और एक वैल्यू आएगी -4, चेक करो आएगी ना। आप ऐसे बना लो, लेकिन सर अगर मेरे को पता लग जाए, मैं कर्व देखते ही बना दूं तो ज्यादा अच्छा है ना मेरे लिए, तो हम उस तरह से बात करेंगे। देखिए अब क्या कहता है, x इक्वल टू 3, ये 1 ये 2 और ये मैंने ले लिया 3 मान लीजिए, ठीक है। और अब मैं इसको मीट करा देता हूं x इक्वल टू 3 से, ये चेक करें आप, क्लियर है। मेरे पास कर्व का जो एरिया है वो कहता है या तो ये निकले या ये निकले। अगर मेरे पास सेकंड बात एंड x एक्सिस भी कहता है, देखो x एक्सिस जो है ना वो ये है,
एक्स एक्सिस इस एरिया में भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है ना। अब मेरे को क्या कहता है, इज इन दी फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा है तो मैं सिर्फ ऊपर वाले की बात करूंगा। ये बात फिर पकड़नी है आपने, फोर्थ क्वाड्रेंट की बात नहीं कर रहा। एक्स एक्सिस फर्स्ट क्वाड्रेंट में होना चाहिए। तो देखिए इस लाइन को इक्वेशन आप यही लिखे x इक्वल टू 3, और इसकी जो इक्वेशन है वो क्या है सर, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, उसको भी यहीं पर लिखे। ठीक है, एक तरीका और बताऊंगा मैं आपको, आप इस इक्वेशन को ना कभी भी यहां पर पूरा का पूरा ना लिखें, रादर देन कंप्लीट आप इसको क्या करें, y इज इक्वल टू, अगर मैं इसका रूट कर दूं तो प्लस माइनस 2 अंडर रूट x आएगा, बिकॉज वी आर वर्किंग ऑन फर्स्ट क्वाड्रेंट, है ना, वेयर y always be positive, always be positive, तो therefore y is equal to 2 root x। तो आप जानते हैं ये और ये इक्वेशन एक ही बात है, ये दोनों इक्वेशन सेम है ना, इससे जो ये बनाए और मैं इसकी स्क्वायरिंग कर दूंगा तो मैं यहां पहुंच जाऊंगा। लेकिन आप हमेशा पैराबोला पर या किसी भी कर्व पर y इक्वल टू की सेंस में ही लिखें, ना कि स्क्वायर की सेंस में। उसका देखिए बेनिफिट क्या होगा, आपको हमेशा फायदा रहेगा उससे। अब देखिए मुझे निकालना है एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन। सर बाउंड तो हुआ ही नहीं कुछ भी रीजन, तो बाउंड करने की कोशिश करते हैं। देखो कैसे करेंगे, मैं जानता हूं, मैं क्या जानता हूं, मैं अगर मेरे को मालूम है कि मुझे ये एरिया निकालना है, कर्व लाइन और एक्सिस के बीच का एरिया तो यही होगा ना। देखो सर ये कर्व आ रही है, मेरे को तीनों का इंटरसेक्शन चाहिए। कर्व आ रही है, हाँ जी आ रही है, लाइन आ रही है, देखो ये 0.3 है, ये लाइन ये चेक करो, ठीक है, ध्यान रहेगी। अच्छा सर एक्स एक्सिस वही है, तो इन तीनों का कॉमन एरिया वो ये होगा। तो अगर मैं दोबारा से बेस x को ले लूं, है ना, मैं दोबारा से बेस किसको ले लूं, x को ले लूं, तो कैसे करें सर, ये कहां से जाएंगे हम, 0, ये क्या है ओरिजिन, ओरिजिन से देखेंगे 0 से लेकर 3 तक, है ना, और मैंने क्या लिया है बेस x एक्सिस, तो विद रिस्पेक्ट टू x काम होगा, और यहां पर कौन होगा, फंक्शन होगा। ठीक है, अब देखिए मैं यहां पर फंक्शन क्या करने जा रहा हूं, 0 से 3 dx। फंक्शन क्या होगा सर, फंक्शन होगा x में, तो देखो ये x में फंक्शन में डायरेक्ट उठा के यहां लिखूंगा 2 अंडर रूट x। आपका समय बचेगा, आप चाहे यहां से लिख लें, लेकिन मैं कहूंगा क्योंकि आपको पूरा का पूरा एरिया यहीं से देखना है, तो आपको हमेशा वहीं लिख देना चाहिए। तो सर ये मेरा शेडेड पोर्शन होगा जिस पर मैं स्ट्रिप्स बनाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, ये मेरा शेडेड पोर्शन होगा। आप अच्छे से शेड करेंगे भाई, इसको थोड़ा सा अच्छे से शेड करेंगे बेटा, इस तरह से दिखाएंगे कि हाँ सर ये पूरा एरिया हमारा शेडेड है। ठीक है, स्ट्रिप्स ही बना के इसको शेड करके दिखाएं, या जैसे आप करते थे अपने 10th 9th में वैसे भी शेड कर सकते हैं। मैं कहूंगा बेटर है स्ट्रिप्स बना के। ठीक है, अच्छा अब क्या करें सर, 2 को बाहर करें क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, और रूट x पर, सर ये तो बहुत आसान है, इस पर इंटीग्रेशन तो 0 से 3 x की पावर कितनी है, हाफ विद रिस्पेक्ट टू x। सर इसको तो मैं जानता हूं क्या होता था, ट्वाइस ऑफ x की पावर होगी 3/2, एक जुड़ेगी ना, जब जुड़ती है तो मैं इन दोनों फ्रैक्शंस को जोड़ देता हूं, और जो नीचे वाला वो ऐसे, और सर नीचे भी आएगा ना 3/2, नीचे 3/2 आएगा, और वो ऊपर रेसिप्रोकल होने के बाद 2/3। लेकिन सर ये तो डेफिनेट इंटीग्रल है, तो यहाँ पर 3 और यहाँ पर 0, तो अब हम इसको ओपन कर सकते हैं, ये बन गया 4/3, और ब्रैकेट में सर 3 टाइम्स 3/2 माइनस 0। क्लियर है। अब ये ध्यान से 3 की पावर 1.5, 3 की पावर कितनी है 1.5, मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, 4/3 इंटू 3 इंटू अंडर रूट 3। क्लियर है। अब सर 3 से 3 कैंसिल, तो आंसर क्या आएगा, 4 अंडर रूट 3 स्क्वायर यूनिट्स। मेरा एरिया होगा किसका, पैराबोला, कर्व, ये मेरी लाइन, और एक्स एक्सिस मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो ये शेडेड पोर्शन है। क्लियर है, लिख। तो चलिए स्टूडेंट्स एक और क्वेश्चन देखते हैं। बेटा ये क्वेश्चन भी बहुत ही बढ़िया है, कहता है फाइंड द एरिया ऑफ रीजन एनक्लोज्ड बाय द कर्व दिस एंड द लाइन दिस, है ना। दोबारा से सर मेरे पास जो कर्व की इक्वेशन दी है वो ये दी है, और एक लाइन दी हुई है, लाइन क्या है वो, y इक्वल टू 4, है ना। मैं इसको लाइन को हटा देता हूं, मेरे पास 2 इक्वेशन है। सर ये तो देखने से ही पता लग रही है किसी एक वेरिएबल पर अगर 2 पावर हैं तो वो पैराबोलिक इक्वेशन है। क्वेश्चन ने लिखा नहीं है कौन सी कर्व है, हमें ये समझना पड़ेगा। और हम जानते हैं ज्यादातर जब हम पढ़ते थे पैराबोला को क्लास 11th में, तो स्क्वायर वाली जो टर्म होती थी उसको हम लेफ्ट साइड में रखते थे, और इक्वल टू में y। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्योंकि सर ऐसे मेरे लिए पढ़ना थोड़ा इजी हो जाता है, राइट। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, तो देखिए अगेन y की किसी एक वैल्यू के लिए x की 2 वैल्यू आएंगी,
x की इधर भी वैल्यू आएगी और इधर भी आएगी। और सर वैसे भी मैंने तो बता ही दिया आपको, जिस पर सिंगल पावर होगी y और x में दो वेरिएबल हैं, किस पर सिंगल पावर है, लीनियर कौन है, ये है ना, ये टर्म लीनियर है तो इसी के अलोंग पैराबोला बनेगा। अगर ये नेगेटिव होता तो नीचे बनता, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो ये ऊपर की तरफ बनेगा इस तरफ से। क्लियर है? तो देखिए एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, मेरे पास इक्वेशन क्या हो गई इसकी, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई। या सर हम उसी तरह से लिखेंगे इसकी इक्वेशन को भी, चलो ठीक है। अब मेरे पास एक इक्वेशन और दी है y इक्वल टू 4, ये 0 हो गया, 1 2 3 एंड 4, तो ये यहां तक। और मुझे एनक्लोज करना है एरिया बिटवीन या एरिया कॉमन बिटवीन द कर्व एंड द लाइन, तो सर वो तो यही होगा, देखो ध्यान से, ये पूरा एरिया कॉमन होगा। ठीक है, इसको निकालने हम सर कैसे, देखो ध्यान से समझना मेरी बात को बेटा, ये 0 है और ये है 4। ठीक है, इतनी बात समझने की है, ये 0 है, ये है क्या 4। तो मैं जानता हूं ये पूरी की पूरी जो फिगर है वो सिमेट्रिकल होगी ना, क्योंकि पैराबोलिक कर्व सिमेट्रिकल होता है। तो मैं इसमें आराम से मैं क्या कर सकता हूं, मैं जब एरिया ऑफ रीजन निकालने की कोशिश करूंगा, एरिया ऑफ रीजन, ठीक है, तो या तो मैं जाऊं एक्स एक्सिस से जाऊंगा तो मुझे इस तरह से कुछ लगाना पड़ेगा, है ना, फिर मेरे को एक्स एक्सिस बेस लेना पड़ेगा। लेकिन सर एक्स एक्सिस से अच्छा मुझे दिख रहा है 0 से 4, क्योंकि मैं जाऊंगा कहां तक, फिर मुझे ये पॉइंट ढूंढना पड़ेगा। ये पॉइंट मैं ढूंढ तो सकता हूं, लेकिन अभी इस पे बात नहीं करेंगे, मैं इसको ढूंढ तो सकता हूं क्योंकि इंटरसेक्शन पॉइंट है बिटवीन द लाइन एंड द कर्व, ये आराम से मिल जाएगा, मैं यहां तक आ जाऊंगा। ठीक है, तो मैं एक्स पर लगा सकता हूं, फिर इसमें से कुछ हमें और मॉडिफिकेशन करने पड़ेंगे, तब मैं पहुंच जाऊंगा। लेकिन सर ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए ये कर्व है, मैं एक काम करता हूं, इस बार y से फिर से लगाने की कोशिश करता हूं। देखो ध्यान से, अगर मैं y पर स्ट्रिप्स लगाता हूं तो मेरे पास ये जो क्वांटिटी होने वाली है ये तो होगी dy, होगी ना dy। तो मैं क्या करूंगा, फंक्शन जो होगा मेरा विद रिस्पेक्ट टू y होगा, एक बात, और जो यहां पर आएगा वो प्लस माइनस या रूट में जो भी आए वो y में आना चाहिए। तो चलिए पहले हम एक काम करते हैं, लिमिट लगाते हैं 0 से लेकर कहां तक, 4 तक, फंक्शन शुड बी इन y, तभी मैं उसको इंटीग्रेट कर सकता हूं विद रिस्पेक्ट टू y। एक बात, दूसरी बात सर जो एरिया निकलेगा मेरे को उसका डबल भी करना है, क्योंकि मुझे ये भी लेना है, चेक करो, चाहिए ना ये भी। ठीक है, तो मैं यहां पर लिखता हूं ट्वाइस ऑफ दिस। क्लियर है? तो आप यहां पर लिखेंगे ट्वाइस ऑफ 0 से 4, फंक्शन मुझे y में रखना है, y में, तो यहां से x विल बी इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट y, बट वी आर वर्किंग ऑन अगेन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, 0 से 4, मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूं पहले, फर्स्ट इक्वल टू अंडर रूट केवल और केवल y, तो ये होगी y की पावर हाफ विद रिस्पेक्ट टू y। तो सर इसका तो इंटीग्रेशन बहुत आसान है, क्या होगा, अभी किया था y 3/2 और नीचे आएगा 3/2, जब उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो आएगा बेटा 2/3, और यहां होगा सर 4 और 0। अगेन आप क्या करेंगे, ये बन गया सर 4/3। अब पहले आप अपर लिमिट रखेंगे 4, उसकी पावर 3/2, राइट, और माइनस 0। क्लियर है? अब देखिए 4/3 इंटू 4 की पावर 3/2, या तो आप ऐसे समझ ले 1.5 है, नहीं तो आप कैसे भी कर सकते हैं। देखो पिछले क्वेश्चन में मैंने 1.5 से बता दिया था, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 स्क्वायर 3/2, 2 से 2 कैंसिल, 2 का क्यूब होता है 8, 8 4 जा 32/3 स्क्वायर यूनिट्स इज द एरिया ऑफ this shaded portion। क्लियर है? लिख लें आप। So students, this is all about for today's lecture, and next lecture में हम इसी से रिलेटेड कुछ अच्छे क्वेश्चंस देखेंगे। Thank you so much।